हेलो बच्चों, आज हम सभी उसी संधि के बारे में डिस्कस करेंगे जो 4 साल के विनाशकारी युद्ध के बाद लागू हुई थी जर्मनी के साथ। ओके, चूँकि हम सभी एग्ज़ाम परिपथ से पढ़ रहे हैं तो नोट्स भी इम्पोर्टेंट है। तो एक ब्रीफ इंट्रो कर लेते हैं वर्साई की संधि के बारे में। ओके, तो वर्साई की संधि 28 जून 1919 को प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति स्थापना के पर्पज से हुई थी। यह संधि मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी के साथ की गई महत्वपूर्ण संधि थी। ओके, यह संधि पूर्ण रूप से मित्र राष्ट्रों के हितों के संवर्धन एवं जर्मन हितों के बलिदान पर आधारित थी। ओके, बेसिकली जब कोई युद्ध में कोई देश जीतता है तो ऑब्वियस ही है कि वो अपना ही फ़ायदा देखेगा। ओके, तो ये एक ब्रीफ इंट्रो था वर्साई की संधि के बारे में। चलो ये भी जान लेते हैं कि वर्साई की संधि कैसे तैयार हुई, क्या क्या उसमें वो थे पॉइंट। ओके, तो जब युद्ध समाप्त हो गया तो जो सारे जर्मन प्रतिनिधि थे वह वर्साई पहुंच गए 30 अप्रैल को। वहाँ पर सारे प्रतिनिधियों को वर्साई के एक होटल स्ट्रैनन पैलेस होटल में ठहराया गया। इस होटल को चारों तरफ से कटीले तारों से घेर रखा था। उस समय वर्साई की संधि का जो प्रारूप था वह 6 मई 1919 को बनकर तैयार हो गया था। जिस पैलेस में प्रतिनिधि मंडल को रुकाया गया था ये वही पैलेस था जो 50 वर्ष पहले बिस्मार्क ने प्रसा के राजा को जर्मनी साम्राज्य सौंपा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस संधि में क्या क्या था? इस संधि में 15 भाग थे, 440 इसमें धाराएं थी और 80,000 शब्द थे। चूँकि ये संधि ऑलरेडी तैयार हो गई थी, इसमें जर्मनी का कोई रोल नहीं था। मित्र राष्ट्रों ने खुद से ये संधि तैयार करी थी, तो उन लोगों ने सिर्फ उनको इस पर जर्मनी के साइन ही चाहिए थे कि वो इस संधि पर साइन कर दें। तो 7 मई 1919 को उन लोगों ने जर्मन प्रतिनिधियों के सामने यह प्रस्तुत किया और उनको 2 सप्ताह का समय भी दिया कि आप इस पर विचार विमर्श कर लीजिए, फिर इसमें साइन कर दीजिए। उन लोगों ने 25 दिन के गहन विचार विमर्श के बाद 26वें दिन एक संशोधन प्रस्ताव मित्र राष्ट्रों के सामने दिया और उसमें कहा कि अगर आप निशस्त्रीकरण कर रहे हैं तो सिर्फ जर्मनी का ही क्यों कर रहे हैं। एक और था कारण मेन कि उसमें से धारा 231 आप निकाल दीजिए जो ये कहती है कि इस युद्ध में सिर्फ जर्मनी का ही हाथ है, मतलब सारा जिम्मा जर्मनी का ही है। तो उन्होंने बोला कि इसको आप निकाल दीजिए उस संशोधन में। किंतु जो मित्र राष्ट्र है वो संधि पत्र में कोई भी संशोधन करने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने जर्मन प्रतिनिधियों से कहा कि आप 5 दिन के अंदर इस संधि पत्र पर साइन कर दें, अन्यथा दोबारा युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। चूँकि जर्मन प्रतिनिधि अब युद्ध करना नहीं चाहते थे तो उन्होंने विवश होकर संधि पत्र पर साइन कर दिए और साइन करते हुए उन्होंने कहा कि हमने संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसलिए नहीं कि हम इसे एक संतोषजनक आलेख मानते हैं, वरन इसलिए कि यह युद्ध बंद करने के लिए बहुत अति आवश्यक है। ओके, ये कुछ था उसके बारे में कि वर्साई की संधि में कैसे तैयार हुई। फिर आगे जानते हैं कि वर्साई की संधि में क्या क्या शर्तें थी जो मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के सामने प्रस्तुत करी थी। कुछ मेन शर्तों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि जर्मनी को निशस्त्रीकरण के लिए बाध्य किया गया। मित्र राष्ट्र चाहते थे कि वह जर्मनी की जो सैन्य शक्ति है उसको हर संभव कुचल दें, तो उन लोगों ने उस पर निशस्त्रीकरण का नियम लगाया जिसमें उसकी टोटल सेना की संख्या 1 लाख कर दी गई, जिसमें नौसेना की संख्या 1500 कर दी गई।
और उनको जर्मनी को 6 युद्धपोत, 6 हल्के क्रूज़र और 12 तोपची जहाज और 12 टारपीडो नावें रखने का ही ऑर्डर मिला। जर्मनी ना तो उसमें पनडुब्बी रख सकता था और ना ही हथियारों का आयात निर्यात कर सकता था और ना ही जहरीले गैसों का निर्माण व संग्रह कर सकता था। ये जो संधि थी, यह कह सकते हैं जो ये निःशस्त्रीकरण का नियम था, यह आधुनिक इतिहास में अगर कहें तो सबसे ज़्यादा कठोर था जो उस समय जर्मनी पर थोपा गया था। ओके, दूसरी शर्त ये थी, प्रादेशिक जो जर्मनी की प्रादेशिक व्यवस्था थी, जो उसका एरिया था, जो बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति से तैयार किया था या निर्माण किया था, वर्साई की संधि के बाद उसमें परिवर्तन आ गया और उसका विघटन हो गया। कहें तो जो जर्मनी का मैप था वो पूरी तरीके से बदल गया वर्साई की संधि के बाद। आल्सस और लॉरेन फ्रांस को लौटा दिए गए। ये वही देश थे जब फ्रांस और प्रसा का युद्ध हुआ था 1870-71 में, जिसे जर्मनी ने फ्रांस से छीन लिया था, वह अब जर्मनी को वापस फ्रांस को लौटाने पड़े। जर्मनी को होली गोलैंड के बंदरगाह की किलेबंदी नष्ट करनी पड़ी और उनको यह भी आश्वासन देना पड़ा कि भविष्य में वह इसकी किलेबंदी नहीं करेंगे। ओके, तीसरा कारण यह था कि जर्मनी और उसके सहयोगी देशों को युद्ध करने के लिए एकमात्र दोषी भी ठहराया गया। चौथा कारण कह सकते हैं कि उस समय पर युद्ध में मित्र राष्ट्रों को हुई क्षति की भरपाई करने के लिए जर्मनी को क्षतिपूर्ति का दायित्व सौंपा गया। युद्ध काल में जर्मनी द्वारा फ्रांस के लोहे और कोयले का भरपूर उपयोग किया गया था, इसलिए जर्मनी के प्रसिद्ध कोयला उत्पादक क्षेत्र सार घाटी का प्रदेश भी राष्ट्रसंघ के संरक्षण में सौंप दिया गया। किंतु जो कोयले की खानें थी उनका स्वामित्व फ्रांस को दिया गया और यह तय किया गया कि 15 वर्ष बाद जनमत संग्रह के द्वारा उसे फ्रांस या जर्मनी को दिया जाएगा। उसमें था कि यदि सार घाटी के लोग जर्मनी के साथ रहने का निर्णय करेंगे तो जर्मनी को निश्चित मूल्य देकर फ्रांस से उन कोयला खानों को पुनः खरीदना पड़ेगा। उसके बाद जनमत संग्रह करके स्लेस्विक का जो उत्तरी भाग था वह डेनमार्क को दिया गया। यूपेन, मार्सनेट और मल्टीमेडी बेल्जियम को सौंप दिए गए। जो मेमेल का बंदरगाह था वह जर्मनी से लेकर लिथुआनिया को दे दिया गया। पोलैंड का पुनः निर्माण किया गया और उसे बाल्टिक सागर तक पहुंचने का मार्ग प्रसा से होकर दिया गया। पोसेन तथा पश्चिमी प्रसा पर पोलैंड का अधिकार माना गया। इस प्रकार पूर्वी प्रसा शेष जर्मनी से अलग हो गया। डेजिंग बंदरगाह को जर्मनी से अलग कर राष्ट्रसंघ के संरक्षण में सौंप दिया गया। सुदूर पूर्व में फिनलैंड को मान्यता मिल गई। जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के राज्य को भी मान्यता देनी पड़ी। इस प्रकार जर्मनी को 25,000 वर्ग मील का क्षेत्र और लगभग 70 लाख की आबादी से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे उसमें चेंजेस आए उसकी व्यवस्था में। एक और था जो धारा 231 थी, उसमें केसर विलियम द्वितीय को युद्ध प्रारंभ करने का आरोप लगाकर यह निर्णय लिया गया कि उस पर 5 देशों के न्यायाधीशों की अदालत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जिन सैनिकों ने युद्ध में जर्मनी की ओर से भाग लिया उन पर भी मुकदमा चलाया जाएगा। जर्मनी पर उसकी आर्थिक व्यवस्था में भी काफ़ी क्षति, नहीं कहें तो बहुत ज़्यादा क्षति हुई। लोग कैसे भी करके जर्मनी से उस युद्ध का हर्जाना वसूल करना चाहते थे। फ्रांस तो ये चाहता था कि जर्मनी युद्ध का पूरा व्यय हमको दे, किंतु जो विल्सन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उन लोगों ने यह तय किया कि एक निश्चित क्षतिपूर्ति की राशि जर्मनी को बताई जाए कि वो इस राशि को मतलब भरे या पूर्ण करे। तो जर्मनी पर इस तरह से आर्थिक व्यवस्था पर भी उस पर काफ़ी प्रॉब्लम आई। उसके बाद ये मुकदमा भी होना था, तो मित्र राष्ट्रों ने, चूँकि केसर विलियम द्वितीय की हॉलैंड से मित्रता थी तो उस पर तो मुकदमा नहीं चला, लेकिन जिन सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया था उन पर
इस युद्ध को स्टार्ट करने का मुकदमा चला। बेसिकली ये मेन शर्तें थी, वैसे तो काफ़ी शर्तें थी बट मैंने मेन डिस्कस करी हैं। तो ये मेन शर्तें थी जो वर्साई की संधि में चिन्हित थी। आगे हम डिस्कस करेंगे कि उसका मूल्यांकन करेंगे वर्साई की संधि का। तो अगर मूल्यांकन करें वर्साई की संधि का तो इससे ये पता चलता है कि जो वर्साई की संधि थी विश्व इतिहास की सर्वाधिक कहें तो विवादित और अनोखी संधि थी। फ्रांस के जो मार्शल थे जनरल फास, उन्होंने वर्साई की संधि के बारे में कहा था कि यह संधि पत्र ना होकर 20 वर्षों का युद्ध स्थगन मात्र है। जनरल फास की जो ये भविष्यवाणी थी कहें तो सही भी साबित हुई। उसके 20 वर्ष बाद ही संपूर्ण विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जलना पड़ा। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या विसंगतियां थीं, क्या क्या टैग थे इस संधि के बारे में। तो कहें तो वर्साई की संधि को एक आरोपित संधि के रूप में जाना गया। आरोपित संधि मतलब क्योंकि इस संधि में जर्मनी की कोई भूमिका नहीं थी, जर्मनी को सिर्फ इस पर हस्ताक्षर करने की भूमिका मिली थी, अतः जर्मनवासी इसे थोपी हुई संधि मानते थे। ओके, नेक्स्ट कहें तो अपमानजनक प्रावधान। अपमानजनक प्रावधान कहें तो क्योंकि किसी स्वाभिमान राष्ट्र के लिए यह संधि अपमानजनक ही थी, क्योंकि जर्मनी को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करते हुए उसके संसाधनों पर दूसरे राष्ट्रों का स्वामित्व स्थापित कर दिया गया, जर्मनी की सैन्य शक्ति को भी समाप्त कर दिया गया। तो बेसिकली ये किसी स्वाभिमान राष्ट्र के लिए अपमानजनक प्रावधान ही था। आगे बढ़ें तो ये कह सकते हैं प्रतिशोधात्मक संधि। प्रतिशोधात्मक से मतलब कि संधि के जो प्रावधान थे उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि संधि शांति स्थापना के उद्देश्य से की जा रही है। बट अगर हम डिस्कस करें हम सभी तो इससे ये सिद्ध होता है कि यह संधि कोई शांति के लिए स्थापित नहीं होती। यह संधि सिर्फ मित्र राष्ट्रों ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए यह संधि तैयार करी थी, जो जर्मनी पर थोप दी थी। तो कह सकते हैं कि यह प्रतिशोधात्मक संधि थी जो मित्र राष्ट्र जर्मनी से वसूल रहे थे। नेक्स्ट करें तो इसे कह सकते आत्मनिर्णय के सिद्धांत का पालन नहीं। आत्मनिर्णय से मतलब विल्सन के सिद्धांत के अनुसार यह था कि एक जाति, एक भाषा और संस्कृति के लोगों को अपना राज्य बनाने की स्वतंत्रता होगी, किंतु इसका पालन भी जर्मनी के संदर्भ में नहीं किया गया। जर्मन जनता को जर्मनी से पृथक अन्य राष्ट्रों के अधीन रखा गया, जिससे जर्मन में असंतोष बढ़ता मिला। नेक्स्ट पर आए तो वर्साई की संधि के वैचारिक संघर्ष। वैचारिक कहें तो कहते हैं ना एक साथ बर्तन खटकते ही हैं, तो वैसे ही जो वर्साई की संधि में 3 लोग थे, क्लीमेंसो, विल्सन और लॉर्ड जॉर्ज, उनके अलग अलग विचार थे जर्मनी को लेके, तो वहाँ पर भी उनके विचारों का संघर्ष झलकता है, आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट पर चलें तो वर्साई की संधि एवं द्वितीय विश्व युद्ध का क्या रिलेशन था। तो इस संधि में यह प्रत्यक्ष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। इस संधि का उद्देश्य यूरोप में स्थायी शांति की स्थापना करना था, परंतु इसके मूल में विद्यमान विषाक्त बीज मात्र 20 वर्षों के भीतर ही फूट पड़ा और द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में विश्व के महाविनाश का कारण बना। आगे एक छोटा सा नोट है, वर्ष 1919 में जर्मनी असहाय था, अतः उसने वर्साई की कठोर संधि को मजबूरी में स्वीकार कर लिया था। लेकिन वर्ष 1935 और 36 में निःशस्त्रीकरण संबंधी वर्साई संधि की सभी शर्तों और मर्यादाओं को हिटलर ने भंग कर दिया गया। लास्ट में निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्साई संधि को यूरोप में शांति स्थापना और जर्मनी पर नियंत्रण करने में असफल रही, क्योंकि हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी का पुनः सैन्यीकरण हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। इस वीडियो में हम सभी ने वर्साई की संधि के बारे में डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इंग्लिश क्लासेस के बारे में भी पढ़ना चाहते हैं
तो उस चैनल का लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर आप सभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके बच्चों।